अच्छा जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये हमारा वीक नंबर 3 का पहला लेक्चर है। हम लोगों ने पिछली क्लास में 2.1 शुरू करके ख़त्म किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देखा था और जो बिल्कुल आखिरी टॉपिक था इस सब टॉपिक था इस टॉपिक का, दैट वाज डिफरेंट टाइम मैनिपुलेशंस that can be applied on discrete time signals separately और in combination, ठीक है। और उसकी वजह से फिर जो नया सिग्नल है, यानी कि अगर हम एक्स ऑफ एन में शिफ्ट करके या उसको स्केल करके एक नया सिग्नल वाई ऑफ एन बनाते हैं, तो वो किस शक्ल सूरत का बनता है वो हम लोगों ने इस टाइम मैनिपुलेशंस के ऑपरेशन में देखा था, ठीक है। ये हाँ, ये जो टाइम मैनिपुलेशंस है ना, ये इस वक्त हम यहाँ पे इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि एक तो कॉन्वोल्यूशन और दूसरा ये जो हमारे पास मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग में डेसिमेशन या इंटरपोलेशन होती है ना, अगर आपने ये टर्म्स सुनी हो जहाँ पे हमें डेटा रेट कम या ज़्यादा करना होता है, ठीक है। इन जगहों पर ये टाइम मैनिपुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स के स्टार्ट में देखी है। अच्छा जी, आज हम करेंगे 2.2 विच इज़ अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। और ये भी एक तरह से आपके लिए रिवीजन टॉपिक ही होगा और उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी की होंगी। मैं कोशिश करती हूँ इसको फुल स्क्रीन तो नहीं मैं कर सकती क्योंकि मेरे पास मतलब ऑप्शन है, लेकिन मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ। अ, हो सकता है कि थोड़ा फ़र्क पड़ जाए उससे, क्योंकि वो बीच में जो स्क्रीन मतलब जो उसका एसेंशियल पार्ट है वो शायद बहुत इंक्रीज़ ना हो सके। मतलब ये देखो ना, इस वक़्त ये फुल स्क्रीन पे है, लेकिन जो जो चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए वो उसने इतना मेजर पार्ट नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ। बट इट मे बी बेटर देन बिफोर। हुँ? अच्छा, ओके। ओके, ओके। चलो, गुड इनफ। अच्छा जी, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स बेसिकली इसे हम लोग जो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे वो ये कि सिस्टम होता क्या है या सिस्टम को रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले सिग्नल्स के बारे में थोड़ी डिटेल से देखा था। सिस्टम्स में हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से 2 सिग्नल्स जिनमें से एक इनपुट सिग्नल होगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स ऑफ एन से, और एक होगा आउटपुट सिग्नल जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई ऑफ एन से। इन दोनों को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम बेसिकली इसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन को रिलेट करेगा, ठीक हो गया। मतलब मैं आपके सामने 3 इक्वेशंस लिखने लगी हूँ और इन इक्वेशंस को हम फिर ड्यूरिंग आवर लेक्चर रिविजिट भी करेंगे। मसलन हमारे पास इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक ऐसा सिस्टम हो जो कि इनपुट की एक वैल्यू लेता है, उसको स्क्वायर करता है, ठीक है। इट माइट हैपन कि वो उसमें कुछ डीसी बाइट भी ऐड कर देता हो और बी कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और वो उसको सिस्टम की आउटपुट पे दे देता हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास देयर कैन बी अ सिस्टम जहाँ पर इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू और उसकी फ्यूचर वैल्यू सम अप होके आउटपुट पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह से वी कैन हैव सिस्टम जहाँ पर सिस्टम अपनी ही पुरानी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा है, उसे किसी फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे उसे इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल, और इन सब चीज़ों को ऐड अप करके बाय मल्टीप्लाइंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दीज स्केलर फैक्टर्स आउटपुट हमें मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के जो है ना इक्वेशंस वो देखी हैं। मसलन अगर हम पहले सिस्टम को देखें तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगर हम दूसरे सिस्टम को देखें तो यहाँ पे इनपुट की फ्यूचर वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। और अगर हम तीसरी तरह के सिस्टम पे देखें तो इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट के अलावा हमें आउटपुट की पुरानी एक पास्ट वैल्यू भी चाहिए। तो
ये मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस हैं, इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं सिस्टम के आउटपुट को एक्सप्लेन करने के, बाय रिलेटिंग दैट आउटपुट विद इन डिफरेंट वैल्यूज या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर भी हम आएंगे बाद में। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो सिस्टम्स एक्सप्लेन करने लगी हूँ, उनकी सिग्निफिकेंस हम देखेंगे और फिर उनको भी हम लोगों ने रिविजिट करना होगा। मसलन अगर हमारे पास एक सिस्टम है विच इज़ एकम्युलेटर का पर्पज़ ये है कि हमारे पास अभी तक इनपुट जब से जनरेट होना शुरू हुई है उस पॉइंट से लेकर प्रेजेंट टाइम इंस्टेंट तक जितनी भी वैल्यूज़ इनपुट की जनरेट हुई हैं उन सबको सम अप करें और आउटपुट पे दे दें। ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को अगर हमने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। जी, यहाँ पे एल आना चाहिए क्योंकि हमारा एल कंट्रोलिंग फैक्टर है इस समेशन का। ठीक है, या कंट्रोलिंग वेरिएबल। तो इनपुट की माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्रेजेंट पॉइंट तक जितनी भी वैल्यूज जनरेट हुई हैं उन सबको सम अप करके हमें आउटपुट में मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और सिस्टम है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, दैट इज़ मूविंग एवरेज फ़िल्टर। मैं इसलिए ये अज़्यूम करूँ कि आपने इसका नाम सुना है क्योंकि मूविंग एवरेज फ़िल्टर एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़िल्टर है। मसलन अगर हम बात करें टाइम डोमेन की, जिसमें हम इस वक़्त इस सिस्टम को या फ़िल्टर को देखेंगे, टाइम डोमेन में ये एज़ अ स्मूथर या फिर नॉइज़ रिमूवल हम कह सकते हैं। बेसिकली जो बहुत हमारे सिग्नल में अचानक से स्पाइक्स आ जाती हैं, बहुत ऊँची या बहुत नीचे, मतलब एम्पलीट्यूड अचानक से ज़्यादा हो जाए, एम्पलीट्यूड अचानक से कम हो जाए, जो कि हमें पता होता है कि सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, दिस माइट हैव हैपेंड ड्यू टू सम नॉइज़, ड्यू टू सम एडिशन ऑफ नॉइज़। तो उनके रिमूवल के लिए मूविंग एवरेज फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम देखें, कुछ पता है ये मूविंग एवरेज फ़िल्टर कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए या पास करने के लिए इस्तेमाल होता है? कुछ आइडिया है? ये लो पास फ़िल्टर होता है। वेरी गुड। ठीक है? तो इस फ़िल्टर या इस सिस्टम के टाइम डोमेन के अपने एडवांटेजेस हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अपने एडवांटेजेस हैं। तो ये इस वजह से ये कि बहुत एक इस्तेमाल होने वाला फ़िल्टर है। इसके पे भी हम आएँगे और अभी मैं आपको इसकी इक्वेशन ज़रा लिख के बता देती हूँ। इन जनरल अगर हम इनपुट की फॉर एग्ज़ाम्पल m वैल्यूज़ लेकर उनको एवरेज आउट कर रहे हैं, हम मतलब यूँ करते हैं कि और इसकी टॉप पे जाएगा m-1। ठीक है। अच्छा, हो यूँ रहा है कि हम इनपुट की m वैल्यूज़ ले रहे हैं, उनको सम अप करते हैं और फिर उनको m से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर तो हमारे पास बिकॉज़ ऑफ ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें करंट वैल्यू और पास्ट m-1 वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ सम अप होके प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करती हैं। ठीक है। मसलन अभी हम एक एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं जिसमें m को हम कंसिडर करेंगे 3 और हमारे पास जो सिग्नल जिसको हम लोगों ने स्मूथ करना है। अच्छा, जब हम सिग्नल को स्मूथ करेंगे ना तो हम ये भी नोट करेंगे कि आउटपुट बेसिकली हमारी स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा-सा उसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, सिग्नल की पीक्स ख़त्म करके उसको स्मूथ करने में। अच्छा जी, -1 के ऊपर हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 2, 4, 6, 4, 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर 0 शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन जो इसकी लिखी जाएगी अगर m की वैल्यू यहाँ पास 3 हो तो
अच्छा, 2-3 वैल्यूज़ मैं आपको निकाल के बताना चाहूँगी आपकी थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन के साथ कि मसलन अगर हम लोगों ने यहाँ पे y ऑफ -1 कंप्यूट करना है, तो इनपुट की कौन-सी वैल्यू सम अप होंगी इसी क्वेश्चन के मुताबिक? इसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करना है मैंने और n इज़ इक्वल टू -1 के ऊपर आउटपुट की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो इनपुट के कौन से 3 सैंपल्स सम अप होंगे या इस्तेमाल होंगे इसी क्वेश्चन में? n, l और x? नहीं, मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में चाहिए। अच्छा देखो, y ऑफ -1 निकालना है ना मैंने, ठीक है? आप थोड़ा सा इसी क्वेश्चन पे गौर करो, ये वाली क्वेश्चन। मैंने जो यहाँ जब -1 लिख दिया तो n की जगह क्या आएगा? ठीक है ना? मतलब -1 और l की पहली वैल्यू क्या है? l कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 नहीं l 0 से 2। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब l की वैल्यू 0 आ गई ना? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है? उसके बाद -1 l की अगली वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ गया 1 और l की अगली वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ गया 2। तो हमारे पास बेसिकली क्या आया y ऑफ -1 निकालने के लिए कंप्यूट करने के लिए x की कौन सी 3 वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं? x ऑफ -1, x ऑफ -2, x ऑफ -3 यानी कि एक करंट वैल्यू और 2 पास्ट वैल्यूज, इन तीनों को सम अप करके 1/3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, ये बात समझ आई है? ओके, तो हमारे पास -1 के ऊपर अगर आप देखो तो हमारे पास बेसिकली आंसर 0 आएगा क्योंकि -1 और उससे पहले जो 2 सैंपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट 0 है सॉरी इनपुट 0 है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि n इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारे पास? n इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी? आउटपुट क्या आएगी? नहीं, आप फिर से ट्राई करो। अच्छा, -1 तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि अगर आप इनपुट को देखो तो इनपुट में सारे पॉजिटिव सैंपल्स हैं। वैल्यू कुछ छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव वैल्यूज एड अप होके एक नंबर से डिवाइड हो रही हैं, मतलब 3 से डिवाइड हो रही हैं या इन अदर वर्ड्स 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आउटपुट में कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता। ठीक है, समझ आई बात की? ओके, तो आप मुझे बताओ कि क्या n इज इक्वल टू 0 के ऊपर आउटपुट क्या आएगी? नॉट 1/3, लेकिन थोड़ा सा आपका गेस करीब करीब है, 2/3। ठीक है ना? अगर हम प्रेजेंट सैंपल को देखें दैट इज 2, पुराने 2 सैंपल्स को देखें तो 0 और 0, तो 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 3, तो 2/3 हो गया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 2। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे रश ज़्यादा हो गया, कुछ चीज़ों को मैं मिटा देती हूँ ताकि इसको हम सिग्नल को कम से कम बना सकें। ठीक है, 2 4, ये आएगा 14/3। आप इसको प्लीज़ करके भी देखना ताकि आपको मतलब वेरीफाई कर सको आपके यही रिजल्ट आपका आता है कि नहीं, और आपको ये पता चले कि आपको ये सॉल्व करना आया है कि नहीं। अच्छा जी, 4 2 और ये 2/3 और फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर जो सिग्नल की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। आपको 6 टाइम इंस्टेंट 6 पे मिलेगा, ये 7 पे मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है? तो एक मूविंग एवरेज फ़िल्टर जिसमें हम m की वैल्यू को 3 लें, तो ये जो इनपुट हम लोगों ने ड्रॉ की थी
ये इस तरह का सिग्नल इस तरह के सिस्टम पे इनपुट देने से हमें ये आउटपुट मिलती है। अच्छा, एम को इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब कहूँ कि एम को 5 या 6 करके प्लॉट करूँ, तो आउटपुट किस तरह की आएगी? मतलब इस आउटपुट से किस तरह डिफरेंट होगी वो, अगर हम एम की वैल्यू को बढ़ा दें? क्या चेंज आएगा उसमें? एक तो मतलब ये जो पीक्स है ना ये रिड्यूस हो जाएंगी, और सिग्नल का स्प्रेड जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एम को बढ़ाने से एक तो ये पीक्स मतलब अगर मुझे सिग्नल अभी इस तरह का मिल रहा है, तो एम को बढ़ाने से सिग्नल थोड़ा सा मतलब इसको मुझे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, सिग्नल का स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगा और सिग्नल की पीक्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी एम को इंक्रीज़ करने से। अच्छा, ओके। ये हम लोगों ने दो सिस्टम सीखे, और अब हम करने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। और ये जो हम लोगों ने 5 तरह के सिस्टम सीखे हैं, मतलब 3 मैंने इक्वेशंस लिखी थी और 2 हम लोगों ने सिस्टम सीखे हैं, कॉमुलेटर और मूविंग एवरेज फ़िल्टर। इन पाँचों फ़िल्टर्स को ज़रा फिट करने की कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरीज़ हम लोग देखेंगे उसके साथ। बल्कि इसका एक एग्ज़ाम्पल एक सवाल भी आपकी असाइनमेंट मिल गई थी आप लोगों को? देखी थी आपने? जी, असाइनमेंट देखी थी, कुछ डूएबल लगी है? ओके। अच्छा जी, स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम, ये जल्दी से कोई एक्सप्लेन करे। स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम्स क्या होते हैं? स्टैटिक स्लैश डायनामिक, यानी कि जो सिस्टम स्टैटिक होगा वो ज़ाहिर सी बात है डायनामिक नहीं हो सकता। और डायनामिक सिस्टम्स को यूजुअली सिस्टम्स विद मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि डायनामिक मीन्स विद मेमोरी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इनका डिफरेंस एक्सप्लेन करें जल्दी से। जी फैसल, आप अगर हो तो बताओ। अच्छा चले। आ- अच्छा, और डायनामिक में? डायनामिक में इनपुट पर डिपेंड नहीं करता? क्या हाल है आपका? डायनामिक सिस्टम्स में स्टैटिक में इनपुट पर डिपेंड नहीं करती, तो स्टैटिक में किस चीज़ पे डिपेंड करता है फिर? कुछ आइडिया है? अच्छा, आप सारे जी आप सारों की जो बैचलर्स डिग्री है वो सारों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है? या कोई और भी किसी और फील्ड का स्टूडेंट भी यहाँ पे है? नहीं है, ओके। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में मतलब जो मैं सवाल पूछने लगी हूँ उसमें वो स्टूडेंट्स भी प्रॉब्ली समझ सकेंगे जिनकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक में। अच्छा, एक कोर्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स या लीनियर सर्किट एनालिसिस आप सारों ने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। उसमें आप लोगों ने 2 तरह के सर्किट सॉल्व करने सीखे होंगे। एक तो ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ़ रेज़िस्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैं उनको आर सर्किट्स कह देती हूँ। और ऐसे सर्किट्स जिसमें रजिस्टर के अलावा कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगे होते हैं, उनको मैं आरएलसी सर्किट कह देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोग कोर्स का बड़ा मेजर हिस्सा सिर्फ रजिस्टर सर्किट्स पे देते हैं। पहले हम केवीएल और केसीएल लगाना सीखते हैं, उसके बाद हम थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सारी चीज़ें सारे थ्योरम सीखते हैं ताकि हमें रजिस्टर सर्किट्स को सॉल्व करना है। और फिर आरएलसी सर्किट्स उसके बाद अगर टाइम बचे तो हम उसमें थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप सारों को याद होगा कि रजिस्टर सर्किट्स जो होते हैं ना वो टोटली इनपुट पे डिपेंडेंट होते हैं। इनपुट जैसे ही लगी आउटपुट अपीयर होना शुरू हो गई, जैसे ही आपने इनपुट को हटाया साथ ही आउटपुट ख़त्म हो गई। सिस्टम में ना किसी किस्म की कोई मेमोरी होती है, ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि ये जो
कोई पर्टिकुलर रजिस्टर था, ठीक है, R1 मसलन, आपने हो सकता है कि किसी और सिस्टम से उठा के या किसी और सर्किट से उठा के यहाँ पे लगाया हो, इस रजिस्टर सर्किट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप R1 को चेंज करके मतलब इसी वैल्यू का एक और रजिस्टर लगा दो, सिस्टम उसी तरह की आउटपुट देगा, ठीक है। रजिस्टर सर्किट्स हम लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन इसके बरक्स RLC सर्किट्स डिफरेंट होते हैं रजिस्टर सर्किट से। किस तरह से? कि अगर इसमें जो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हुए हैं, सबसे पहली बात ये कि अगर तो ये चार्ज्ड हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो ये किसी और तरह की आउटपुट देंगे, और अगर ये अनचार्ज्ड हैं तो ये किसी और तरह की आउटपुट देंगे, राइट? ऐसा ही है ना? आपको याद होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मतलब कि कौन सी किताब ज़्यादा फॉलो किया, लेकिन मेरा हाल है कि एक चैप्टर होता है जो कि सारी किताबों में होता है, जिसमें स्विच लगा होता है बेसिकली, और हमें कहते हैं कि टाइम टी लेसर देन ज़ीरो पे स्विच यहाँ था और टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे स्विच की पोजीशन चेंज होकर कुछ इस तरह की हो गई है। ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर पहले इस सर्किट में लगा होता है, फिर कैपेसिटर उस सर्किट का पार्ट बन जाता है, राइट? इस तरह की चीज़ पढ़ेंगे ना, सर्किट सर्किट सॉल्व किए हुए हैं ना? ओके, ठीक है। अब हम करते यूँ हैं कि हम जब जब कैपेसिटर को इस सर्किट का हम पार्ट बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली कैपेसिटर कितने चार्ज के साथ यहाँ पर ओपन हो गया था, और फिर जब कैपेसिटर को हम इस सर्किट का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर हम इस सर्किट की आउटपुट कंप्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कैपेसिटर कितना चार्ज लेके अपने साथ आया है। तो एक तो बात ये होती है कि इनमें इनका इनका चार्ज्ड या डिस्चार्ज्ड होना, सॉरी अनचार्ज्ड होना, यहाँ पे चार्ज है कितना, ठीक है ना? इसको अब आप मेमोरी से रिलेट करो कि चार्ज है कितना, यानी कि मेमोरी कितनी है। एक तो इस सिस्टम की आउटपुट को ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। और जो दूसरी बात है, वो ये है कि अगर तो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स चार्ज्ड हैं, ठीक है? और आपके नए सर्किट में या नए सिस्टम में कोई इनपुट नहीं भी है, तो फिर भी इनके स्टोर्ड चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होगी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड और करंट। ये बात भी सारों को पता है, ठीक है? अच्छा, अब ये वाले जो सर्किट्स हैं ना, जो कि रजिस्टिव सर्किट्स हैं, जिसमें इनपुट लगी तो आउटपुट आ गई, इनपुट खत्म हो गई तो आउटपुट खत्म हो गई। ये स्टैटिक सिस्टम्स होते हैं, जिनमें किसी किस्म की मेमोरी नहीं होती, और ये सिर्फ इनपुट इनपुट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि इनपुट पे डिपेंडेंस इन दोनों सिस्टम्स की होती है, ठीक है? लेकिन डायनामिक सिस्टम में इनपुट के अलावा भी कुछ कैपेसिटी कह लो, या कुछ फैक्टर कह लो, कि कोई फैक्टर होता है जो कि आउटपुट को अफेक्ट करता है, ठीक है? स्टैटिक सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, डायनामिक में इनपुट के अलावा देयर वुड बी समथिंग एल्स, इनपुट प्लस मतलब मेमोरी आप कह लो, ठीक है? तो स्टैटिक जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इनपुट ओनली। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि जो मेमोरी है वो बेसिकली सिस्टम को वैसे भी अफेक्ट करेगी, सिस्टम की आउटपुट को, और उसके अलावा अगर हम इनपुट ना भी दें तो जो मेमोरी है वो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होती रहेगी। तो ऐसे सिस्टम्स जो है वो डायनामिक सिस्टम्स कहलाते हैं, या सिस्टम्स विद मेमोरी कहलाते हैं। तो स्टैटिक सिस्टम को मेमोरी लेस भी कहेंगे, और डायनामिक सिस्टम्स को हम मेमोरी सिस्टम या विद मेमोरी सिस्टम्स कहेंगे। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास इसमें एक और डेफिनेशन है जिससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दिस इज बेसिकली डिफरेंट देन स्टैटिक और डायनामिक सिस्टम। एक और डेफिनेशन है या कैटेगरी है सिस्टम्स की, दैट इज कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम्स। बिल्कुल ठीक है। कॉजल सिस्टम्स कौन से होते हैं? जो इनपुट की किस पे डिपेंड करते हैं, कौन सी वैल्यूज पे? अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, प्रेजेंट एंड और पास्ट, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट हो, सिर्फ पास्ट हो, या दोनों हो, तो ऐसा सिस्टम कॉजल सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना? ओके। नॉन कॉजल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रेजेंट पास्ट तो हो सकती हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है ना सिस्टम, मतलब सिस्टम अपनी आउटपुट जनरेट करने के लिए इनपुट की फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, तो ऐसा सिस्टम जो है वो नॉन कॉजल हो सकता है। अच्छा, कोई सिस्टम ज़हन में आता है जो कि नॉन कॉजल हो? कोई आता है?
फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन वैसे हमें कभी कम्युनिकेशन सिस्टम में या मतलब ऐसे हमें कभी कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है। और वहाँ पे क्या उसकी एग्जैक्टली एप्लीकेशन होती है या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? अच्छा, आपको इस तरह से आइडिया, ओके। ठीक, अच्छा। ओके, मुझे चूँकि इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो मैं उसके बारे में तो मज़ीद कमेंट नहीं करूँगी। मैं इसीलिए आपसे भी पूछ रही थी कि आप वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि एग्जैक्टली किन एप्लीकेशंस को कवर करने के लिए नॉन कॉल सिस्टम्स लगाएंगे, या ऐसे सिस्टम्स जिनको फ्यूचर वैल्यूज़ चाहिए हो। अच्छा, मेरे लिहाज से, चूँकि मैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बंदा हूँ, मेरे लिहाज से जहाँ पे हम लोगों ने चैनल को एस्टिमेट करने की या चैनल के हिसाब से अपने ट्रांसमिटेड सिग्नल या टू बी ट्रांसमिटेड सिग्नल की कोडिंग करनी होगी, और हम ये एस्टिमेट करेंगे कि अच्छा, चूँकि फ्यूचर में जब सिग्नल ये चैनल में से ट्रांसमिट होगा तो वहाँ पर उसको ऐसा सिस्टम मिलेगा, ठीक है? ऐसा चैनल मिलेगा। तो उसके लिहाज से जब हम हमने कोडिंग करनी होगी ना, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्ली जब चैनल को हम प्रिडिक्ट करते हुए या एस्टिमेट एस्टिमेट का तो मतलब थोड़ा-सा इसलिए गलत है क्योंकि वो तो हम रिसीवर साइड पे करते हैं, जब चैनल मतलब ट्रांसमिट होके आ चुकता है तो वहाँ पे हमने एस्टिमेट करना होता है। लेकिन एक अंदाज़ा लगाते हुए कि इन फ्यूचर इस ट्रांसमिटेड सिग्नल को किस तरह के सिस्टम से गुज़रना पड़ सकता है, तो उसको हम जब उसका बंदोबस्त करने के लिए हम जब इस ट्रांसमिटर साइड पे यूज़ करेंगे, तो वो एक नॉन कॉज़ल सिस्टम हो सकता है। लेकिन एज़ फरहान आइडेंटिफाइड, प्रैक्टिकली या फिज़िकली कोई भी सिस्टम नॉन कॉज़ल नहीं होता। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई गेस, अगर मैं कहूँ कि 90 टू 95% ऑफ द टाइम्स, अगर मतलब मैं ये परसेंटेज कहना चाहूँ तो शायद गलत ना हो कि इस सिस्टम में हम जब भी सिस्टम का नाम लेंगे या कोई कुछ अजम्पशन करना चाहेंगे, तो वन ऑफ द अजम्पशन वुड ऑलवेज बी कि अज्यूम दैट द सिस्टम इज कॉजल। ठीक है, तो कॉजैलिटी जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक अजम्पशन होती है, क्योंकि सिस्टम नॉन कॉजल हो ही नहीं सकता। लेकिन है, डेफिनेशन की हद तक ये दोनों चीज़ें हैं इसमें जो कि हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम की, और फिर हम लोग ये जो 3 तरह के हमने क्लासिफिकेशन देखी ना, फिर इनकी हमने एग्ज़ाम्पल्स देखनी है। हाँ जी, ये बीआईबीओ स्टेबिलिटी सुना है आपने? बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। इफ यस, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो कि बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है? जी, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर किसी ने सुना है तो? अच्छा, आप थोड़ा-सा बाउंडेड को एक्सप्लेन करोगे, बाउंडेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जी, जी। आप लोग लफ्ज़ बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहे हो, बाउंडेड का लफ्ज़ ठीक है, लिमिट का लफ्ज़ ठीक है। किस चीज़ की लिमिट? किसको लिमिट करना है हमने? टाइम डोमेन में लिमिट करना है कि सिग्नल एक ख़ास सैंपल से आगे ना जाए? किस चीज़ को लिमिट करना है? नहीं, गड़बड़ कर दिया आपने। टाइम में नहीं, एम्पलीट्यूड में। नहीं, फ्रीक्वेंसी की भी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा नहीं है ना, तो अभी हम फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये देखो, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी एक समझो लिमिट लगा दी है कि इनपुट मेरी जो इनपुट सिग्नल है वो एमएक्स जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में भी इस खास वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? और नेगेटिव साइड पे भी कोई भी सैंपल इस नेगेटिव वैल्यू से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है? इसके दरमियान में जितनी दफ़ा मर्जी वो इसके करीब पहुंच जाए, लेकिन इसे एक्सीड नहीं करेगा। तो ये मैंने इनपुट को बाउंड कर दिया। बाउंडेड, द बाउंड मैंने एम्पलीट्यूड पे बाउंड लगाना है, टाइम पे नहीं। टाइम को मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि टाइम में एक खास सैंपल के बाद ये अपीयर नहीं होगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ बाउंडेड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गई बाउंडेड इनपुट। अच्छा,
अब आउटपुट भी अगर बाउंडेड हो, मतलब मेरे पास एक सिग्नल वाई ऑफ एन अपीयर हो रहा है जिसका एक खास एम्पलीट्यूड, एक मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड पॉजिटिव साइड पे हो, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी थ्रेश होल्ड डिफाइंड है सिग्नल, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि वी आर कॉलिंग इट अ बाउंडेड आउटपुट। तो इस तरह का सिस्टम फिर बी आई बी ओ बी वो स्टेबल सिस्टम कहलाता है। अच्छा, अब जो स्टेबिलिटी होती है ना सिस्टम की, वो कुछ हम इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिग्नल इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, मतलब बार लगाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एम्पलीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट मस्ट बी इफ इट इज़ लेसर देन और इक्वल टू एम ऑफ एक्स, मतलब बाउंड कर दिया ना हमने कि एम ऑफ एक्स से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। और इसी तरह से जो आउटपुट है उसका एम्पलीट्यूड भी इज लेसर देन और इक्वल टू एम ऑफ वाई, और एम ऑफ वाई को हम किसी तरह से विद सम इक्वेशन रिलेट कर सकें एम ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, मतलब एम ऑफ एक्स और एम ऑफ वाई के दरमियान हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप कर सकें, लिख सकें, तो ऐसा सिस्टम भी स्टेबल सिस्टम ही होता है। अच्छा, अच्छा, अब हम ज़रा उल्टे ऑर्डर में शुरू करेंगे और हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये वाली 3 इक्वेशंस, ठीक है। मसलन अब आप मुझे बताओ कि ये जो सबसे पहली क्वेश्चन है, क्या ये स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम? जी आजिश। स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम? अच्छा, आपके ज़हन में जो भी जवाब है ना, मतलब जो भी जवाब की जाहिर सी बात है कोई रीज़न भी होगी, तो घबराए बगैर कि वो गलत है, ठीक है, आप मुझे बताओ। जी, क्या है आपके ज़हन में? अच्छा, और उससे पहले आजिश आपने क्या जवाब दिया था? नहीं, अच्छा आप आजिश हो, ओके, उससे पहले किसी और ने भी जो आपने अनस्टेबल कहा था। आपके ज़हन में इसकी अनस्टेबिलिटी की क्या रीज़न है? तो आप मतलब आप कह रहे हो कि आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि एक्स ऑफ एन जो है वो एम ऑफ एक्स से एक्सीड नहीं कर सकता, एक्स ऑफ एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम ऑफ एक्स हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिर भी क्या आपके ख्याल में ये अनस्टेबल ही रहेगा? ठीक है ना? दिस इज माय दिस वाज माय पॉइंट, ठीक है, कि अच्छा अब अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि एक्स ऑफ एन कैन मैक्सिमम गेट अ वैल्यू ऑफ एम ऑफ एक्स, तो आपका क्या ख्याल है एम ऑफ वाई क्या हो सकता है मैक्सिमम? जी, अगर एक्स ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू एम ऑफ एक्स हो सकती है, तो वाई ऑफ एन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम वाई क्या हो सकती है? जी उस्मान, आप ट्राई करोगे? उस्मान का जवाब नहीं आ रहा। फरहान, आप ट्राई करोगे? जी। हाँ जी। वाई ऑफ एन की जो मैक्सिमम वैल्यू एम वाई है वो क्या होगी? मतलब मैं प्रॉब्ली आप समझ रहे मतलब समझ रहे होगे यहाँ पे कि मैं एम